नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और राजस्थान का जो जियोग्राफी है उसका अध्ययन कर रहे थे हम। ये जो श्रृंखला है इसमें 500 रिपीटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस किया था जो कि राजस्थान की स्थिति से रिलेटिव थे। आज के वीडियो में भी हम 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वीडियो की अगर आपको करनी है PDF प्राप्त तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। भारत की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में पूछा जाए दोस्तों तो वो अरावली है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है भारत की सबसे प्राचीन ही नहीं, इसे कहा जाता है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, और वो है अरावली। राजस्थान की जो सीमा है सर्वाधिक किस राज्य से लगती है और न्यूनतम किस राज्य के साथ लगती है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक 1600 किलोमीटर लगती है। इसी के साथ पूछा जाए सबसे कम किसके साथ लगती है तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है दोस्तों। कुल पड़ोसी राज्यों की संख्या पूछी जाए तो वो 5 है। पांचों की बात करें तो वो जो 5 राज्य हैं पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। जो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वो कौन सा है तो खेजड़ी को कहा जाता है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। इसी के साथ रेगिस्तान का सागवान या फिर उसे कहा जाता है रेगिस्तान का मरुशोभा, तो वो है रोहिड़ा। आदिवासियों का कल्प वृक्ष पूछा जाए तो वो महुआ है, और ये महुआ का वही वृक्ष है जहाँ पर उड़न गिलहरी रहती है दोस्तों। उड़न गिलहरी जो कि बात करें तो सीता माता अभयारण्य जो कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, और वो जो उड़न गिलहरी है वो महुआ के वृक्ष पर रहती है दोस्तों। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? वो बांस को कहा जाता है। बात करें तो भीलों का प्रयागराज किसे कहा जाता है तो बेणेश्वर जो धाम है डूंगरपुर में। ये जो बेणेश्वर धाम है ये डूंगरपुर में किन नदियों के संगम पर बनता है? अब तक आपने जो त्रिवेणी संगम बनते हैं उनका वीडियो नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से। और इसी के साथ ये जो प्रश्न रहेगा इसमें है पूछा गया है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो जैसलमेर है, जिसकी कुल कितना क्षेत्रफल है तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ धौलपुर जो है इसका क्षेत्रफल कितना है तो ये 3033 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा जिला दे रखा है यहाँ पर। और इसी के संदर्भ में बात करें तो अपने निर्माण के समय दौसा जो था ये 2950 वर्ग किलोमीटर था। साथ राजस्थान का सबसे छोटा जिला था कौन सा? दौसा। लेकिन महुआ तहसील जो पहले सवाई माधोपुर में थी तो ये जो महुआ तहसील है ये दौसा में सम्मिलित कर ली गई। और ये कब की गई तो ये 1992 में की गई, और इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है ये 3432 वर्ग किलोमीटर हो गया दोस्तों, दौसा का क्षेत्रफल। इसी के साथ बात करें तो धौलपुर वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देखा और सबसे छोटा देखा, सबसे बड़ा जैसलमेर है और सबसे छोटा धौलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग और छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा संभाग पूछा जाए तो जोधपुर है, और सबसे छोटा पूछा जाए तो भरतपुर है। भरतपुर का जो संभाग का जो क्षेत्रफल है और जो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है ये 11,78,801 किलोमीटर है। इसी के साथ 18,157 वर्ग किलोमीटर जो भरतपुर का क्षेत्रफल है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस वृक्ष के पाए जाते हैं तो धोकड़ा के जो वृक्ष हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों। ताल छापर के बारे में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें ताल छापर के बारे में नहीं पूछा जाता दोस्तों। ताल छापर जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, और ये चूरू में पाई जाने वाली जो मुलायम घास है। ताल छापर कहाँ पर है तो ये चूरू में है, और यहाँ पर जो मुलायम घास पाई जाती है उसको क्या कहते हैं तो उसको मोथिया कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए दोस्तों तो वो साइपर्स रोटंडस है। क्या है दोस्तों? साइपर रोटंडस। इसी के साथ बात करें तो सर्वाधिक पूछा जाए कि शुष्क जिला कौन सा है तो वो जैसलमेर है। सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है तो फलोदी जोधपुर है। आर्द्र जिला पूछा जाए तो झालावाड़ है, और इसी के साथ आर्द्र स्थान पूछा जाए दोस्तों तो वो है माउंट आबू। कौन सा है दोस्तों? माउंट आबू है सबसे आर्द्र स्थान। और इसी के साथ बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट केंद्रीय बकरी व विकास चारा अनुसंधान केंद्र, तो ये जो केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र जो है ये रामसर अजमेर में दोस्तों। ये भारत का केंद्रीय दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, ये राजस्थान का नहीं है अपितु ये भारत का केंद्रीय बकरी विकास और चारा अनुसंधान केंद्र है जो कि रामसर अजमेर में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय
ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? केंद्रीय ऊंट प्रजनन पूछा जाए तो जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। इसी के साथ बात करें तो राज्य भैंस प्रजनन केंद्र, अब यहाँ पर राज्य लगाया गया है दोस्तों, तो राज्य भैंस प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो अंबिकानगर टोंक में है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। इसी के साथ बात करें दोस्तों, अगला है कि राज्य सुअर प्रजनन केंद्र दोस्तों। राज्य सुअर प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो वो अलवर में है, और सुअर से रिलेटिव जो आंदोलन हुआ था वो अलवर में हुआ था दोस्तों। इसी के साथ बात करें तो अश्व प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो ये प्रजनन जो केंद्र है अश्व प्रजनन केंद्र, ये राजस्थान में वर्तमान में 10 प्रजनन केंद्र है दोस्तों। गोडावन का कृत्रिम, जो बात करें गोडाउन पक्षी जो है इसका जो कृत्रिम पूछा जाए दोस्तों तो कृत्रिम प्रजनन केंद्र जो है ये जोधपुर जंतुवालय है दोस्तों। गोडाउन का जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है वो जोधपुर जंतुवालय है। इसी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों काजरी, और काजरी से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। काजरी का पूरा नाम पूछा जाए तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1959 में की गई और ये जोधपुर में की गई दोस्तों। इसी के साथ बात करें तो हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 1959 में। 1959 की बात करें तो 1959 में होता है, बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों, और वह राजस्थान के अजमेर ज़िले से होती है। और अजमेर ज़िले में किस गांव से होती है? तो वो होती है बगदरी गांव से। तो इसी के साथ 2 प्रश्नों को हमने सम्मिलित कर लिया। 1959 में स्थापना होती है पंचायती राज व्यवस्था की, जो कि राजस्थान से शुरू होती है, और 1959 में शुरुआत होती है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम काजरी कहते हैं, जिसकी स्थापना जोधपुर में की गई। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर पूछा जाए वो भी जोधपुर में स्थित है दोस्तों। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या का समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगर मिट्टी है वो खारेपन से और क्षारीयता से भरपूर है तो उसकी समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आइलैंड रिजोर्ट होटल कहाँ पर है दोस्तों? तो वो जयसमंद झील के एक टापू पर बना हुआ है दोस्तों, जिसे कहा जाता है आइलैंड रिजोर्ट होटल दोस्तों। आइलैंड रिसोर्ट होटल है ये कहाँ पर स्थित है? जयसमंद झील, और जयसमंद झील कहाँ पर है दोस्तों? तो वो उदयपुर में स्थित है दोस्तों। इसी के साथ बात करें तो माधो सागर बांध किस जिले में है दोस्तों? तो माधो सागर जो बांध है ये दौसा जिले में स्थित है। अब इसमें कॉम्बिनेशन मेथड की बात करें तो यहाँ पर बन रहा है ध, और ध से पहले आता है द, तो माधो धो से बन गया दौसा। इसी के साथ बात करें तो झुंझुनू को 2 भागों में बांट विभाजित करने वाली जो नदी है, जिसके किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है, और ये वही गणेश्वर सभ्यता है जिसे ताम्रवती सभ्यता की जननी कहा जाता है दोस्तों। इसी के साथ बात करें तो ये झुंझुनू को कितने भागों में बांटती है दोस्तों? तो ये 2 भागों में बांटती है, और ये जो नदी है ये कांतले नदी है। कांतले नदी जो कि सिक्किर की पहाड़ियों से निकलती है। जैसलमेर में बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो जैसलमेर में स्थित है दोस्तों कौन सी झील? बुझ झील, और इसका जो निर्माण करती है जो नदी है वो कांकनी नदी है, और इसी को कहते हैं मसूरदी नदी, और इसी को कहते हैं कांकनी नदी। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी पूछी जाए दोस्तों तो वो कांकनी नदी है। इसी के साथ बात करें तो राजसमंद झील के उत्तरी भाग में 9 चौकीपाल है, और इन 9 चौकी पर 25 शिलाओं लेखाओं पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में 1917 श्लोकों में लिखा हुआ है दोस्तों। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति पूछी जाए दोस्तों, प्रशस्ति के बारे में अध्ययन करें तो इसमें जो बात करें तो जो वीर पुरुष होते थे, जिस वंश के जो वीर पुरुष होते थे, उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों राजसमंद झील जो है ये उदयपुर में स्थित है, और इसकी जो पाल है यानी इसका जो किनारा है उसे कहा जाता है 9 चौकीपाल, और यहाँ पर 25 काले पत्थर की शिलालेखाओं पर मेवाड़ का जो इतिहास है वो संस्कृत भाषा में उल्लेख है दोस्तों, और इस भाषा में 1917 श्लोकों में लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बारे में अध्ययन करें तो ये जो राज प्रशस्ति है ये राज सिंह के द्वारा लिखी गई दोस्तों। राज प्रशस्ति के लेखक पूछा जाए तो रणछोड़ भट्ट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील व उसका प्राचीन नाम। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा जाए तो वो जयसमंद झील है। जयसमंद झील के बारे में बात करें तो ये जो जयसमंद झील है इसके बारे में अध्ययन करेंगे।
इसी झील को कहा जाता है दोस्तों ढेबर झील, और इसका जो प्राचीन नाम है वो ढेबर झील है, और वर्तमान नाम पूछा जाए तो जैसमंद है, और ये उदयपुर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए दोस्तों। लूणकरणसर में स्थित है लूणकरणसर, और बात करें तो यहाँ पर स्थित है, ये बीकानेर की एक तहसील है लूणकरणसर, और यहाँ पर राजकोट स्थित है। मूंगफली उत्पादन के कारण इसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। झीलों की नगरी पूछा जाए तो वो उदयपुर है। इसी के साथ उद्यानों की नगरी पूछा जाए दोस्तों तो वो कोटा है। मंकी वैली पूछा जाए तो गलताजी जयपुर है मंकी वैली। और भारत का एकमात्र सरिप उद्यान पूछा जाए दोस्तों तो वो कोटा जंतुआलय है। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान पूछा जाए तो छत्रविलास उद्यान है, जो कि कोटा में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है दोस्तों। राजस्थान में जापानी ढंग से बना एकमात्र उद्यान जो कि चंबल उद्यान है, और ये भी स्थित है कहाँ पर दोस्तों, कोटा में। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी पूछा जाए तो वो एकमात्र बारहमासी नदी है जो कि चंबल नदी है दोस्तों। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए दोस्तों जो कि मेनाल जलप्रपात है, और इसका ऊंचाई पूछी जाए दोस्तों तो 122 मीटर है, और ये भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। मेनाल जो जलप्रपात है ये भीलवाड़ा में स्थित है। चूलिया जलप्रपात पूछा जाए तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और चंबल नदी के किनारे दोस्तों स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तंग नहर कौन सी है। तो स्वरूप सागर जो है ये झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक फतेह सिंह को माना जाता है। फतेह सागर एवं पिछोला झील को जोड़ने का जो अवधारणा एवं जनक किसे पूछा जाए तो वो फतेह सिंह को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में बहकर पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है तो वो माही नदी है, जिसे दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी जो कि चंबल नदी है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। कुल लंबाई पूछी जाए तो 966 किलोमीटर है, और राजस्थान में पूछी जाए तो 135 किलोमीटर है दोस्तों। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो घग्गर नदी है, जो कि बात करें तो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो बनास नदी है, जिसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसी के साथ बात करें तो बनास नदी का उद्गम पूछा जाए तो ये खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। प्रथम सौर ऊर्जा चलित जो नाव है ये पिछोला झील उदयपुर में चलाई गई। सौर ऊर्जा से चलाई जाने वाली प्रथम नाव पूछा जाए दोस्तों तो पिछोला झील उदयपुर में चलाएगी। मावठा या फिर मावठा झील कहाँ पर स्थित है तो आमेर जयपुर में स्थित है दोस्तों, मावठा या फिर मावठा झील। इसी के साथ बात करें तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल 0 पॉइंट भी पूछा गया दोस्तों। 0 पॉइंट की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है वो हरी के बैराज पंजाब से होता है, और गडरा रोड बाड़मेर में इसका 0 पॉइंट है। यहाँ पर ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये समाप्ति स्थल है, इसे कहा जाता है 0 पॉइंट, और ये गडरा रोड बाड़मेर में है दोस्तों। जीवन धारा योजना का संबंध है दोस्तों तो सिंचाई कुओं के निर्माण का संबंध जो है ये जीवन धारा योजना से है। राजस्थान की प्रथम नहर पूछा जाए तो वो गंग नहर है, जो कि 1927 ईस्वी में गंगा सिंह के द्वारा लाई गई, जिसे आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों, सोमकंबा जो कमला अंबा परियोजना है इसके बारे में अध्ययन करें तो ये जो गंगा सिंह के बारे में अध्ययन करें तो इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में स्थित है। अब बात करें तो इसको मैंने थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से याद करने के बारे में बताया है। ये जो परियोजना है इसके बारे में लगभग क्वेश्चन बनते हैं, और इनके बारे में अध्ययन करिए तो सोम कमला और अंबा 3 लड़कियां थी, और वो साथ साथ जाती थी, साथ साथ रहती थी, और ये लगभग हम उम्र थी यानी 19 साल की थी, साथ साथ रहती थी। इस वजह से ये जो सोम अंबा कमला परियोजना है साथ साथ रहने के कारण 1977 में प्रारंभ हुई। और नदी पूछी जाए दोस्तों तो तीनों जो हैं ये नहाने के लिए जाती है और डूब जाती है, इस वजह से डूंगरपुर में स्थित है, और ये जो नदी है ये सोम नदी है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान का परिवर्तित नाम है इंदिरा गांधी नहर, और 2 नवंबर 1984 में बदला गया।
ये जो राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम है ये इंदिरा गांधी नहर है। पहले इसका जो नाम था ये राजस्थान नहर था। 2 नवंबर 1984 में इसको बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है दोस्तों। अब पूछा जाए कि कुओं से सर्वाधिक कहाँ पर सिंचाई होती है? तो वो जयपुर में होती है। इसी के साथ पूछा जाए दोस्तों कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तो वो भरतपुर में होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो कुओं व नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। इसी के साथ थार के मीठे पानी का घड़ा किसे कहा जाता है? जो चांदन गांव है जैसलमेर में, इसे कहा जाता है थार के मीठे पानी का घड़ा। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? तो इंजीनियर जो थे वो कंवर सेन थे। कंवर सेन लिफ्ट जो है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे बड़ी लिफ्ट है और ये लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो नहर थी इसके योजनाकार कंवर सेन थे। बूंद बूंद टपकना सिंचाई परियोजना किस देश के सहयोग से लाई गई? तो ये इजराइल के सहयोग से लाई गई। टाइगर डेन होटल कहाँ पर स्थित है? तो श्रीस्का टाइगर प्रोजेक्ट अलवर में स्थित है टाइगर डेन होटल दोस्तों। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क जो कि आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। किस अभ्यारण्य में 4 मंदिर है? तो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में पड़ता है और यहाँ पर स्थित है 4 मंदिर। विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल है तो गन्ना पक्षी विहार, जिसे 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। ऊन का घर पूछा जाए तो बीकानेर है। इसी के साथ सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ पूछी जाए तो वो जैसलमेरी भेड़ है दोस्तों। जैसलमेरी भेड़ से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है। सबसे लंबी ऊन देने वाली भेड़ है तो वो जोधपुरी भेड़ है। इसी के साथ बात करें तो सबसे अच्छी ऊन देने वाली जो भेड़ है दोस्तों वो चोकला भेड़ है और भारत की मेरिनो इसे कहा जाता है दोस्तों। भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो वो चोकला भेड़ को कहा जाता है और ये सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ है दोस्तों। पशुधन में राजस्थान का स्थान है तो पशुधन में दूसरा स्थान है राजस्थान का और पहला स्थान है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। राजस्थान की कामधेनु गाय किसे कहा जाता है? तो राठी जो गाय है इसे राजस्थान की कामधेनु गाय कहा जाता है दोस्तों। राज्य पशु पूछा जाए दोस्तों तो वो है चिंकारा, जिसे 1992 में घोषित किया गया राज्य पशु। और ये जो राज्य पशु है ये वन क्षेत्र का है दोस्तों, अपितु ये पालतू पशु नहीं है। पालतू जो पशु है वो ऊंट है और जिसको नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो गोडाउन है, 1981 में घोषित किया गया। 1992 में चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया। गरीब की गाय पूछी जाए तो उसे बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। पंचायती राज का जनक पूछा जाए तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण है तो नियमित चुनाव है, ये पंचायती राज के प्रमुख लक्षण है। जिला स्तर पर सहकारी बैंक का नाम, तो केंद्रीय सहकारी जो बैंक है इसे जिला स्तर पर ये प्रथम सहकारी बैंक है। ये जो पहला फ्लाइंग कॉलेज पूछा जाए जो कि जोधपुर में स्थापित किया गया 1929 में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा पहला फ्लाइंग कॉलेज स्थापित किया गया। निर्धूम उद्योग जो पूछा जाए तो पर्यटन उद्योग को कहते हैं निर्धूम उद्योग। सुनहरे त्रिकोण पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान, तो केवला देव भरतपुर में स्थित है जो कि सुनहरे त्रिकोण में स्थित है, राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा 1989 में ये जो बात करें तो पर्यटन है इसको उद्योग का दर्जा दिया गया। राजस्थान की अणु नगरी पूछा जाए तो राउत भाटा चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर या फिर यहाँ पर बात करें तो ये जवाई बांध को कहा जाता है जो कि पाली में स्थित है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई नदी पर बना हुआ है जो कि पाली में स्थित है। अरावली की औसत ऊंचाई पूछी जाए दोस्तों तो 930 मीटर है, 930 मीटर, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वैसे तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, जैसे बात करें तो गुरु शिखर माउंट आबू में है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। शेर की बात करें तो सिरोही में है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। जरगा की बात करें जो कि उदयपुर में है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है, और अंचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर ऊंचाई है इसकी। अरावली की 4 जो सर्वोच्च चोटियां हैं हमने पढ़ी, गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर जो कि सिरोही में स्थित है, शेर पड़ी जो कि सिरोही में स्थित है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। जरगा जो कि उदयपुर में स्थित है और 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है, और 1380 मीटर अंचलगढ़ जो कि सिरोही में स्थित है। ये जो
विभिन्न पहाड़ियाँ हैं, इनको आप क्रम से याद रखें ताकि एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन बनता है वो विभिन्न, जैसे पूछा जाए कि ये जो पूछा जाए मिलान वाला क्वेश्चन आए तो वहाँ पर दिक्कतें होती हैं। एक तरफ दे दीजिए इनकी ऊंचाई और एक तरफ इनका नाम दे दिया जाए तो वहाँ पर मिलान करने में कोई तकलीफ ना हो। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो रघुनाथगढ़ है जो कि सिक्कर में है। इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 1055 मीटर है। इसी के साथ बात करें मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो कि तारागढ़ है और ये अजमेर में स्थित है, 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। मेजा बांध के बारे में पूछा गया है दोस्तों। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध। छापी सिंचाई परियोजना कहाँ की है तो छापी जो है 6 के बाद में आता है जय, 6 से बन गया छापी और जय से बन गया झालावाड़। छापी जो सिंचाई परियोजना है ये झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। सावन भादो सिंचाई परियोजना जो कि कोटा में स्थित है। सावन भादो कड़ाई पूछी जाए जो कि पूछा जाए तो देशनोक में रखी हुई है सावन भादो कड़ाई, और यहाँ पर पूछा गया है सावन भादो परियोजना जो कि कोटा में स्थित है। लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़ अजमेर से होता है। वागड़ की गंगा कहते हैं माही को, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, ये है सभी इनके उपनाम। नदी विहीन जिले, वहाँ वो जिले जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती तो बीकानेर एवं चूरू है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो माही जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा की तहसील है कुशलगढ़, यहाँ पर सीधी रेखा पड़ती है, सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। सबसे बड़ा दिन पूछा जाए तो 21 जून को, और सबसे छोटी रात पूछी जाए जो कि 21 जून को ही होगी दोस्तों। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है तो ये कोटा में स्थित है। सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला पूछा जाए जो कि चित्तौड़गढ़ में है। सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला। सीमेंट का पहला कारखाना 1914 से 15 लाखेरी बूंदी में खोला गया। इसके बारे में अध्ययन करें तो क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा ये खोला गया और ये 1914-15 में खोला गया दोस्तों। यानी एक तरफ विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और एक तरफ सीमेंट का पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में खोला जाता है। 1914 से 18 के बीच चले थे पहले विश्व युद्ध। और आज का अंतिम सवाल, उत्तर भारत का गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना श्री सीमेंट है और ब्यावर अजमेर में दोस्तों। ब्यावर अजमेर के बारे में अध्ययन करें तो यहाँ की कौन सी होली प्रसिद्ध है दोस्तों। ब्यावर की जो होली है ये बात करें तो देवर भाभी की होली जो होती है ये ब्यावर की प्रसिद्ध है। इसी के साथ बात करें तो लठमार होली करौली की प्रसिद्ध है। इसी के साथ बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने सभी दोस्तों से कहें चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपका हमारे प्रति स्नेह रहेगा। वीडियो की अगर आप करना चाहते हैं PDF प्राप्त तो हमारे 2 ग्रुप है, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है, दूसरा टेलीग्राम चैनल है, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।